सोच कर देखिए, अगर किसी एक आम इंसान पर अचानक 50 लाख रुपए का लीगल क्लेम आ जाता है और वो भी उसकी खुद की गलती नहीं है, हम्म। किसी और की गलती की वजह से हुआ है। उफ, 50 लाख मतलब ये तो किसी को भी फाइनेंशियली बर्बाद कर सकता है यार। बिल्कुल। और उस इंसान के पास एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक ऐसी लीगल गारंटी जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे हर नुकसान से बचाने का वादा किया था। राइट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो बच जाएगा ना। वही तो सबसे बड़ा कैच है। जब वो कानून का दरवाजा खटखटाता है ना, तो पुराना कानून उसे कहता है कि पहले अपनी जेब से 50 लाख चुकाओ, हम्म। अपना बैंक अकाउंट खाली करो और तभी हम उस दूसरे व्यक्ति से तुम्हारी भरपाई करवाएंगे। वेट, क्या? मतलब जिसके पास पैसे ही नहीं है चुकाने के लिए, वो तो बिना किसी गलती के सीधा आप दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो जाएगा वो इंसान। हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून की वर्डिंग ऐसी थी। साउंड्स कंप्लीटली अनफेयर, राइट? मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा जो किसी को बर्बाद होने से पहले बचा ना सके। हाँ, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है मुझे। तो इसीलिए वेलकम टू दिस डीप डाइव। आज हमारे पास लीगल आर्टिकल्स, रिसर्च नोट्स और हिस्टोरिक केस स्टडीज का एक पूरा स्टैक है, और ये सब डायरेक्टली द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर बेस्ड है। नाइस। तो आज का हमारा मिशन क्या है? आज हमारा मिशन है एक ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट की गहराइयों में जाना जो मॉडर्न दुनिया के हर बिजनेस, हर इंश्योरेंस और हर कमर्शियल ट्रांजैक्शन की नींव है। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, यानी नुकसान से बचाने वाले अग्रीमेंट्स की। हाँ, इंडेमनिटी। ये वर्ड तो काफी बार सुना है हमने टीएनसी डॉक्यूमेंट्स में। एग्जैक्टली। और स्पेशली आज हमारा फोकस दो सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स पर होगा। पहला, राइट्स ऑफ इंडेमनिफाइड, यानी जिसको बचाने का वादा किया गया है, उसको कानून क्या क्या हथियार देता है। राइट। और दूसरा, एक्सटेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी, यानी बचाने वाले की जिम्मेदारी कहाँ तक जाती है, और सबसे जरूरी बात कि ये जिम्मेदारी आखिर शुरू कब होती है। सो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। बिल्कुल। तो सबसे पहले ना फाउंडेशन की बात करते हैं। किसी भी लीगल राइट या कोर्ट केस को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इंडेमनिटी आखिर भला क्या है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। अगर हम इटिमोलॉजी देखें, यानी शब्दों की उत्पत्ति पर नजर डालें, तो ये टर्म लैटिन शब्द इंडेमनिस से आया है। इंडेमनिस। हाँ, इंडेमनिटी का सीधा सा मतलब होता है अनहार्म्ड या अनडैमेज्ड, यानी बिना किसी नुकसान के बिल्कुल सुरक्षित। एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब एक ऐसा वादा है जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी आने वाले फाइनेंशियल लॉस से बचाने की गारंटी देती है। राइट। और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 124 है ना, वो इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मली डिफाइन करता है। इस डेफिनेशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां एक पार्टी, जिसे लीगल भाषा में इंडेमनिफायर कहते हैं, जो वादा कर रहा है, राइट? हाँ, जो वादा कर रहा है, वो दूसरी पार्टी को, जिसे इंडेमनिटीज होल्डर कहा जाता है, उसको किसी नुकसान से बचाने का वादा करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा? ट्विस्ट ये है कि ये लॉस या नुकसान आखिर कैसा होना चाहिए। इंडियन लॉ साफ साफ कहता है कि ये लॉस या तो खुद प्रॉमिस करने वाले के कंडक्ट की वजह से होना चाहिए या फिर किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट की वजह से। ओ वेट, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सच्चाई आती है जो अक्सर लॉ स्टूडेंट्स को भी सरप्राइज कर देती है। हाँ, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का डिफरेंस। राइट। एग्जैक्टली। जब इंग्लिश लॉ यानी ब्रिटेन के कानून को इंडियन लॉ के साथ कंपेयर किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा क्लियर फर्क नजर आता है। इंग्लिश लॉ में इंडेमनिटी का स्कोप बहुत ब्रॉड है। वहां आग लगने से, एक्सीडेंट से या फिर नेचुरल कैलामिटीज, जिसे कानून में एक्ट्स ऑफ गॉड कहते हैं, जैसे भूकंप या तूफान, तो क्या वो सब भी इंडेमनिटी के दायरे में आते हैं वहाँ? हाँ, वहां सब कवर होता है। लेकिन हमारा इंडियन लॉ इस मामले में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड और नैरो है। इंडिया में सेक्शन 124 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एजेंसी यानी इंसानी दखल से हुए नुकसान को ही कवर किया जाता है। इसको विजुअलाइज करने के लिए ना एक एनालॉजी सोचते हैं। मान लीजिए कि इंडेमनिटी एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, यानी एक सुरक्षा की छतरी। अच्छा, छतरी वाला एग्जाम्पल, गो ऑन। अगर कोई व्यक्ति इस छतरी को इंग्लिश लॉ के नियम के हिसाब से यूज कर रहा है, तो ये छतरी उसे बारिश, तूफान और किसी के द्वारा फेंके गए पानी सबसे बचाती है। हर तरह का रिस्क कवर होता है। सही है। लेकिन भारत में सेक्शन 124 के हिसाब से ये एक ऐसी अजीब छतरी है
जो तभी खुलती है जब कोई इंसान जानबूझकर आप पर पानी फेंके। अगर आसमान से नेचुरल बारिश हो रही हो, यानी कोई एक्ट ऑफ गॉड हो, तो ये छतरी मैजिकली गायब हो जाती है। और इंसान भीगने के लिए मजबूर हो जाता है। एग्जैक्टली है ना अजीब बात? बहुत अजीब है। और इसी नैरो डेफिनेशन की वजह से ना एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू पैदा होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी नहीं होता, क्योंकि मौत किसी इंसान के कंडक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। ओह अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और फायर या मरीन इंश्योरेंस को हालांकि इंग्लिश लॉ में डायरेक्टली इंडेमनिटी माना जाता है, लेकिन इंडियन एक्ट का सेक्शन 124 उनको इनडायरेक्टली ही कवर करता है। उनके लिए अलग स्पेसिफिक लॉज का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सेक्शन 24 की वर्डिंग सिर्फ इंसानी कंडक्ट तक सीमित है। राइट। तो अब सेक्शन 124 ने ये तो बता दिया कि सुरक्षा छतरी कब खुलेगी, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है कि जब ये छतरी खुल जाती है तो इसके अंदर खड़े व्यक्ति को कानूनी तौर पर क्या-क्या फायदे मिलते हैं? हाँ, मतलब उसके राइट्स क्या हैं? बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब मिलता है सेक्शन 125 में, जो एक तरह से आर्सेनल या हथियारों का काम करता है। सेक्शन 125 एसेंशियली उन लोगों के लिए एक ढाल है जिन्हें किसी दूसरे की गलती की वजह से लीगल क्लेम का सामना करना पड़ रहा हो। तो इसमें स्पेसिफिकली कौन से राइट्स मिलते हैं उस इंडेमनिटी होल्डर को? ये सेक्शन कहता है कि अगर इंडेमनिटी होल्डर अपने अथॉरिटी के दायरे में रहकर काम कर रहा है तो उसे 3 मेन आर्थिक अधिकार यानी फाइनेंशियल राइट्स मिलते हैं। इसको एक कॉन्क्रीट सिनेरियो से समझते हैं हम। सही रहेगा, एक एग्जाम्पल से क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने एक बड़े कॉन्सर्ट के लिए एक कंट्रैक्टर को स्टेज बनवाने का काम दिया। इवेंट कंपनी ने कंट्रैक्टर से एक रिटन प्रॉमिस लिया कि अगर इस स्टेज की वजह से कोई हादसा हुआ तो तुम हमें इंडेमनिफाई करोगे। ओके, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये तो। हाँ, अब कॉन्सर्ट वाले दिन कंट्रैक्टर की किसी गलती से स्टेज का एक हिस्सा गिर जाता है और एक ऑडियंस मेंबर जख्मी हो जाता है। वो जख्मी व्यक्ति इवेंट कंपनी पर 50 लाख का मुकदमा ठोक देता है। उफ, वही 50 लाख वाला क्लेम आ गया वापस। एग्जैक्टली। तो इस सिचुएशन में इवेंट कंपनी के पास जो यहाँ इंडेमनिटी होल्डर है, सेक्शन 125 के तहत 3 राइट्स आते हैं। पहला राइट है रिकवरी ऑफ डैमेजेस। जब वो जख्मी व्यक्ति कोर्ट में केस जीत जाता है और जज इवेंट कंपनी पर 50 लाख का हर्जाना लगा देता है, तो इवेंट कंपनी वो पूरी रकम उस कॉन्ट्रैक्टर से लीगली वसूल कर सकती है, राइट? बिल्कुल। ये उनका पहला और सबसे बेसिक राइट है। अब दूसरा राइट सुनिए। दूसरा राइट है रिकवरी ऑफ कॉस्ट्स। हमें पता है कि लीगल केसेस आसान नहीं होते, इनमें सिर्फ हर्जाना ही नहीं देना पड़ता। हाँ, मतलब लॉयर की फीस, कोर्ट के चक्कर, डिफेंड करने का खर्चा, वो सब मिला के हजारों लाखों का बिल बन जाता है। सही पकड़ा। और कानून समझता है कि अगर इंडेमनिटी नहीं होती तो ये खर्चा किसी को नहीं करना पड़ता। इसलिए इंडेमनिटी होल्डर ये सारा लीगल खर्चा भी उस कॉन्ट्रैक्टर से मांग सकता है। ये है कॉस्ट्स रिकवर करने का राइट। नाइस। और तीसरा राइट क्या है? जरूरी नहीं कि हर केस सालों तक कोर्ट में चले और फाइनल जज के आदेश पर ही खत्म हो। हाँ, ज्यादातर लोग तो बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। बहुत बार केसेस कोर्ट के बाहर सेटल या कॉम्प्रोमाइज कर लिए जाते हैं ताकि लंबा खर्चा और बैड पब्लिसिटी बच सके। मान लीजिए इवेंट कंपनी ने उस जख्मी व्यक्ति को बाहर ही 30 लाख रुपए देकर मैटर सेटल कर दिया, तो ये 30 लाख रुपए भी कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर किए जा सकते हैं। वाह, ये तो पूरा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लिया इवेंट कंपनी ने। लेकिन वेट, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी खर्चा करके भरपाई मांग ले। कानून अंधा जरूर कहलाता है पर बेवकूफ नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ओह, कैच कैसा? ये सारे पैसे तभी मिलेंगे जब उस व्यक्ति ने प्रूडेंटली काम किया हो। प्रूडेंस का मतलब है समझदारी और होशियारी। अच्छा, मतलब डिलिबरेटली नुकसान ना बढ़ाया हो। हाँ, कानून केस को क्लोजली देखता है कि अगर इस इवेंट कंपनी के पास इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और खुद उनकी जेब से पैसे जा रहे होते, तो क्या तब भी ये लोग उतना ही समझदारी से बिहेव करते? राइट, मतलब अगर उन्होंने जानबूझकर कोई महंगा लॉयर हायर कर लिया क्योंकि बिल तो किसी और को भरना है, तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। बिल्कुल। या फिर किसी ऐसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर अग्री कर लिया जो बिल्कुल ही अनरीजनेबल है, वहां कोर्ट रोक लगा देगा। कॉम्प्रोमाइज और खर्चे वही होने चाहिए जो एक आम समझदार इंसान अपने खुद के पैसे बचाने के लिए करता। ये फेयर है काफी। पर अब आते हैं इस डीप डाइव के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, द क्लाइमैक्स। द क्लाइमैक्स, इंटरेस्टिंग। क्या है क्लाइमैक्स?
हमने अधिकार समझ लिए, हमने जान लिया कि हर्जाना, कोर्ट का खर्चा और सेटलमेंट वसूल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जिसने सालों तक जजेस और लॉयर्स को परेशान किया। राइट मिलना एक बात है, पर वो राइट एक्टिवेट कब होता है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लाइबिलिटी यानी पैसे देने की जिम्मेदारी शुरू कब होती है? क्या किसी को अपनी भरपाई मांगने के लिए पहले अपना बैंक बैलेंस खाली करना पड़ेगा? इस पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा लीगल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पुराने इंग्लिश लॉ में एक स्ट्रिक्ट सिद्धांत हुआ करता था। कौन सा सिद्धांत? एक ओल्ड इंग्लिश मैक्सिम थी, यू मस्ट बी डैम्निफाइड बिफोर यू कैन क्लेम टू बी इंडेम्निफाइड। इसका आसान भाषा में मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये था कि जब तक किसी व्यक्ति का एक्चुअल में नुकसान नहीं हो जाता, जब तक वो अपने अकाउंट से पैसे निकालकर एक्चुअली दे नहीं देता, तब तक वो इंडेम्निफायर से कॉम्पेंसेशन का क्लेम नहीं कर सकता। बाप रे, ये तो मॉडर्न कॉमर्स और बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, अगर किसी पर क्लेम आ जाए और देने के लिए पैसे ही ना हो तो उसको पहले बैंकरप्ट होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये सीधा सीधा अनर्थ था। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसका मेन मकसद ही किसी को फाइनेंशियल रुइन से बचाना था, वही कॉन्ट्रैक्ट उसे बैंकरप्ट होने पर मजबूर कर रहा था। ये तो पूरा पैराडॉक्स बन गया। तो फिर इस सिचुएशन को ठीक कैसे किया गया? इस अजीब और अनफेयर सिचुएशन को परमानेंटली बदल दिया एक लैंडमार्क केस ने, जिसने पूरे इंडियन लॉ का रुख मोड़ दिया। केस का नाम था गजानन मोरेश्वर परेलकर वर्सेस मोरेश्वर मदन मंत्री। ओ, ये 1942 वाला केस ना? हाँ, ये 1942 का केस है और इसके फैक्ट्स किसी लीगल ड्रामा मूवी की स्क्रिप्ट जैसे हैं। तो चलिए मैं आउटलाइन करती हूँ इसकी स्टोरी। गजानन नाम के व्यक्ति ने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी से एक जमीन लीज पर ली थी। अब गजानन ने अपने एक जान पहचान वाले मोरेश्वर को उस जमीन पर एक बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी। राइट, बिल्डिंग मोरेश्वर बना रहा था। हाँ, अब बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल्स चाहिए थे, तो मोरेश्वर ने केशव दास नाम के एक मटेरियल सप्लायर से सामान खरीदा। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो मोरेश्वर के पास पैसे थे ही नहीं। टिपिकल। फिर उसने क्या किया? उसने गजानन से रिक्वेस्ट की कि तुम इस जमीन को केशव दास के पास मॉर्गेज यानी गिरवी रख दो, ताकि मटेरियल का पैसा बाद में चुकाया जा सके। और गजानन मान गया इसके लिए? हाँ, उसने दोस्ती में आकर अपनी जमीन मॉर्गेज कर दी और एक पर्सनल लाइबिलिटी ले ली अपने सर पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डिंग मोरेश्वर की थी, फायदा मोरेश्वर का था, पर लाइन पर गर्दन गजानन की फंसी थी। आउच, ये तो खतरनाक सिचुएशन है। इसीलिए मोरेश्वर ने गजानन को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दिया कि अगर इस मॉर्गेज की वजह से गजानन को कोई नुकसान होता है तो मोरेश्वर उसकी भरपाई करेगा। तो यहाँ पर गजानन हो गया इंडेमनिटी होल्डर और मोरेश्वर हो गया इंडेमनिफायर। एग्जैक्टली। अब वक्त बीता और केशव दास ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। गजानन ने मोरेश्वर से कहा कि भाई साहब अपना वादा निभाओ और केशव दास का पैसा चुकाओ ताकि मेरी जमीन क्लियर हो जाए। लेकिन मोरेश्वर ने पैसे नहीं दिए होंगे। बिल्कुल नहीं। उसने पुराने इंग्लिश कानून का हवाला दे दिया। मोरेश्वर ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि कानून कहता है कि यू मस्ट बी डैम्निफाइड फर्स्ट, यानी गजानन ने अभी तक अपनी जेब से केशव दास को 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो जब उसका नुकसान ही नहीं हुआ तो मैं इंडेमनिटी का पैसा क्यों दूं? वाह, ये तो बहुत ही चालू मूव था। उसने उस मैक्सिम का फायदा उठाया। इतने पैसे थे ही नहीं कि वो पहले केशव दास को चुकाए और फिर मोरेश्वर से मांगे। अगर वो पुराना कानून यहाँ लागू हो जाता तो गजानन की प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें क्या स्टैंड लिया? ये मामला एक बहुत ही विजनरी जज जस्टिस छागला के सामने आया। जस्टिस छागला ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 इस स्पेसिफिक पॉइंट पर खामोश है। वो सिर्फ राइट्स की बात करता है, टाइमिंग की नहीं। राइट, वो गैप था लॉ में। तो उन्होंने इक्विटी यानी निष्पक्षता और न्याय के प्रिंसिपल्स का सहारा लिया। उनका फैसला लीगल हिस्ट्री में एक आहा मोमेंट था। उन्होंने उस पुराने रिजिड इंग्लिश रूल को पलट दिया। और उन्होंने नया रूल क्या बनाया? उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि अगर किसी इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टेन हो चुकी है, मतलब पूरी तरह तय और निश्चित हो चुकी है, हाँ, तो उसे अपनी जेब से पैसे देने का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही ये तय हो गया कि गजानन को पैसे देने ही पड़ेंगे, गजानन लीगली डायरेक्टली मोरेश्वर को फोर्स कर सकता था कि जाकर उधार चुकाओ। वाओ, मतलब इंडेमनिटी सिर्फ बाद में हर्जाना भरने का नाम नहीं है, बल्कि असली नुकसान को आने से रोकने का भी मैकेनिज्म बन गया। एग्जैक्टली, ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। कानून ने आखिरकार बिजनेस रियलिटी को समझ लिया था।
इस जजमेंट ने आने वाले दशकों में हजारों लोगों को दिवालिया होने से बचाया। सही में आज के टाइम पर जब बड़ी कंपनीज डील करती हैं तो इस एक 1942 के केस की वजह से उन्हें पता होता है कि लायबिलिटी तय होते ही उनकी छतरी इंस्टेंटली खुल जाएगी। उन्हें खुद के डूबने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब एक दूसरे एंगल पर सोचते हैं हम। हाँ, बताइए। ये सब बातें तो उन सिचुएशंस की हैं जहां एक प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, एक स्टैम्प पेपर हो, सिग्नेचर्स हो और एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा। लेकिन क्या ये सुरक्षा पाने के लिए हमेशा एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है? अगर सिर्फ सेक्शन 124 की टेक्निकल वर्डिंग पढ़े ना तो लगता है कि हाँ, एक्सप्रेस प्रॉमिस जरूरी है। लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने इस रियलिटी को पहचाना है कि इंसानी रिश्तों और सिचुएशंस के नेचर से भी इंडेमनिटी ऑटोमेटिकली पैदा हो सकती है। इसको कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? इसे इम्प्लाइड इंडेमनिटी या निहित क्षतिपूर्ति कहते हैं। इम्प्लाइड इंडेमनिटी, कोई एग्जाम्पल है इसका हमारे सोर्सेज में? हाँ, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 222 जो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन की बात करता है। अच्छा, प्रिंसिपल और एजेंट। हाँ, अगर कोई बिजनेस ओनर, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो किसी एजेंट को मार्केट में अपने बिहाफ पर काम करने भेजता है, तो कानून ये मानता है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर जो भी लॉफुल काम करेगा उसमें आने वाले रिस्क या लॉस के लिए प्रिंसिपल उसे ऑटोमेटिकली इंडेमनिफाई करेगा। मतलब इसके लिए अलग से कोई पेपर साइन करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये उस बिजनेस रिलेशनशिप के डीएनए में ही इनबिल्ट होता है। और एक और सॉलिड एग्जांपल है सेक्शन 69 पेमेंट्स का। इसको एक आम जिंदगी की सिचुएशन से समझते हैं। हाँ, आम जिंदगी के एग्जाम्पल से ज्यादा इजीली समझ आता है। मान लीजिए कोई टेनेंट यानी किराएदार एक घर में कई सालों से रह रहा है। मकान मालिक ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा ही नहीं और अब नगरपालिका उस घर को सील करने या नीलाम करने आ गई है। तो ऐसे में टेनेंट का तो नुकसान हो जाएगा, उसकी छत छीन जाएगी। वही ना, तो टेनेंट अपनी छत बचाने के लिए, अपना खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मकान मालिक के हिस्से का प्रॉपर्टी टैक्स अपनी जेब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भर देता है। ओके, टेनेंट ने टैक्स भर दिया, तो अब आगे क्या? अब कानून कहता है कि इस सिचुएशन में टेनेंट के पास एक इम्प्लाइड हाइट ऑफ इंडेमनिटी है। वो टेनेंट मकान मालिक से अपना पैसा लीगली वापस मांग सकता है, भले ही उनके बीच कोई ऐसी डील ना हुई हो टैक्स को लेकर, क्योंकि इक्विटी और न्याय यही कहता है कि जिसका कर्जा था भाई वही भरेगा। ये तो सच में बहुत लॉजिकल बात है। हमारे केस लॉज में ऐसी किसी सिचुएशन का उदाहरण है क्या? हाँ, एक बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस स्टडी है, लाला शांति स्वरूप वर्सेस मुंशी सिंह, जो 1967 का केस है। ये केस दिखाता है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की ताकत आखिर होती क्या है। क्या हुआ था इस केस में? इस मामले में ना एक जमीन की सेल हो रही थी। सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी बेची, लेकिन जमीन पर पहले से किसी और का एक उधार था, लगभग 8,000 रुपए का। ओके, इनकम्बरेंस था जमीन पर। एग्जैक्टली। तो डील ये हुई कि जमीन की टोटल कीमत में से बायर 8,000 रुपए अपने पास ही रख लेगा और वो जाकर सेलर के उस पुराने उधार को चुका देगा। जमीन ट्रांसफर हो गई, लेकिन बायर ने अपना वादा नहीं निभाया और उधार नहीं चुकाया। तो फिर उस क्रेडिटर ने क्या किया जिसके पैसे बाकी थे? वक्त गुजरा और उस व्यक्ति ने पुराने मालिक यानी सेलर पर मुकदमा कर दिया, क्योंकि लीगली तो पुराना मालिक ही लायबल था ना उधार के लिए। सेलर को अपनी जेब से वो पैसे देने पड़ गए। बेचारा सेलर, उसको तो डबल नुकसान हो गया। फिर सेलर ने बायर पर केस किया कि तुम्हें मुझे इंडेमनिफाई करना होगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां कोई एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो था नहीं, पर कोर्ट ने माना कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के वक्त जब बायर पुरानी उधारी चुकाने का वादा करता है और उसके लिए पैसे रोकता है, तो वो प्रॉमिस अपने आप में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन जाता है। बिल्कुल। अगर बायर के पैसे ना देने की वजह से सेलर को किसी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़े, तो सेलर के पास पूरा राइट है वसूली का। कोर्ट्स ने सिर्फ रिटन टेक्स्ट पर फोकस नहीं किया, बल्कि सिचुएशंस के बीच से इंडेमनिटी निकालकर लोगों की रक्षा की। अब जब हम इस पूरे डिस्कशन के सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आखिर ये सब मैटर क्यों करता है? हम इस डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ इस कॉम्प्लेक्स लीगल जर्नी का एक समरी निकालना बनता है। सही बात है, समरी जरूरी है सुनने वालों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ लॉ कॉलेजेस की मोटी किताबों में दबा हुआ एक थ्योरी चैप्टर नहीं है। ये एक मॉडर्न इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स और बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा रिस्क एलोकेशन मैकेनिज्म है। रिस्क एलोकेशन मतलब रिस्क को शिफ्ट करना, राइट? एग्जैक्टली। जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है या जब कोई मलकिन अपना सामान शिप से दूसरे देश भेजती है, तो फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। इंडेमनिटी उस अनसर्टेनिटी के रिस्क को एक पार्टी से हटाकर
उस पार्टी पर शिफ्ट करता है जो उस रिस्क को अफोर्ड कर सकती है। पर आम जिंदगी में एक नॉर्मल प्रोफेशनल को इस कॉन्सेप्ट से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, कोई भी इंसान जो आज की सोसाइटी में काम कर रहा है वो जाने अनजाने में हर दिन कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बनता है। चाहे किसी नए सॉफ्टवेयर ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आई एग्री क्लिक करना हो या किसी ऑफिस का एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करना हो। हाँ, उन लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स को तो कोई नहीं पढ़ता। वही तो, अक्सर उन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में एक छोटा सा इंडेमनिटी क्लॉज छुपा होता है। इस डीप डाइव का मकसद यही है कि जब अगली बार ऐसी कोई लाइन सामने आए तो हमें एग्जैक्ट पता हो कि इस सुरक्षा छतरी का स्कोप क्या है। हम जानते हैं कि सेक्शन 125 के तहत डैमेजेस और कॉस्ट्स रिकवर किए जा सकते हैं, बशर्ते समझदारी से काम लिया जाए। और सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि किसी को क्लेम करने के लिए पहले अपना सब कुछ बेचकर दिवालिया होने की जरूरत नहीं है। गजानन मुरेश्वर केस के बाद लायबिलिटी एब्सोल्यूट होते ही पैसे की डिमांड की जा सकती है। ये एक लाइफ सेविंग शॉर्टकट है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी। एक ऐसा सवाल जो इन सोर्सेस को पढ़ते वक्त नेचुरली दिमाग में आता है। हाँ, बताइए, क्या थॉट है वो? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो लगातार कानून की समीक्षा करती है, उन्होंने अपनी 13th रिपोर्ट में एक बहुत ही गहरी ऑब्जर्वेशन की थी। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इंडियन लॉ की जो सेक्शन 124 की डेफिनेशन है, जिसमें छतरी सिर्फ इंसानी दखल पर खुलती है, वो एक्चुअल मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नैरो है। अच्छा, उन्होंने उस गैप को एक्नॉलेज किया। हाँ, रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि इसे बदलकर इंग्लिश लॉ की तरह ब्रॉड बनाया जाना चाहिए, ताकि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में नेचुरल कैलामिटीज या एक्ट्स ऑफ गॉड को लेकर कंफ्यूजन न रहे और कोर्ट्स का वक्त बचे। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। दुनिया बहुत बदल चुकी है। सही में सोचकर देखिए, 1872 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लिखा गया था, तब की दुनिया और आज की ग्लोबल ई-कॉमर्स और एआई ड्रिवन दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमारा स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इतना नैरो है कि जस्टिस के लिए कोर्ट्स को बार बार इक्विटी का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि 150 साल पुराने इस कानून को 21st सेंचुरी के हिसाब से रीराइट कर दिया जाए? एग्जैक्टली। क्या आज के मॉडर्न बिजनेस इकोसिस्टम में ऐसी छतरी चल सकती है जो नेचुरल बारिश में काम ना करे, या क्या वक्त आ चुका है कि कानून खुद एक ऐसी सॉलिड छतरी बनाए जो बदलते मौसम के हर रिस्क से इंसान को लीगली बचा सके? ये वाकई में एक ऐसी चर्चा है जिस पर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तो इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप इस एनालिसिस और इन कहानियों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इस कॉम्प्लेक्स पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला होगा। सुनने के लिए और इस इंटेलेक्चुअल जर्नी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और फैसिनेटिंग डीप डाइव में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।